हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो अब हम करने वाले हैं 15 नंबर की क्लास, नो 12 नंबर की क्लास। इससे पहले हम 11 क्लासेस इस सीरीज में कर चुके हैं, यानी कि हम हर सीरीज में 20 क्वेश्चन करते हैं, तो 220 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। जितना मैं इस सेट को देख पाया हूँ, ये इन 220 क्लासेस में से ही रिपीट है। मैक्सिमम पार्ट जो है 60% वो रिपीटेड आया है। तो अगर आप लोगों ने पहली क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार देख लो। और कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि रिपीटेशन तो डीएसएसबी में बहुत ज्यादा है। अगर रिपीटेशन है तो आपका टाइम यहाँ से बहुत कम बच सकता है, आप अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। जिसकी जीएस वीक है वो ज्यादा जीएस पे ध्यान दे सकता है, तो आप रिपीटेशन पे काम करना स्टार्ट करिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आगे आने वाले पेपर, जैसे आप लोगों के पेपर होंगे तो आप मेरे को वहां पे सेंड कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे उनको डिस्कस कर पाऊंगा। अभी तो मैंने ये किन्हीं प्लेटफॉर्म से उठाया हुआ है, ये ईजेड एसएससी प्लेटफॉर्म से उठाया हुआ है। अगर आप मेरे को इंडिविजुअली सेंड कर पाएंगे तो मैं उनके भी सोल्यूशन यहाँ पे करा पाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्लास की तरफ। तो ये हमारा जो पेपर हुआ था वो 14/2/2024 को हुआ था, और सब पेपरों की जो आंसर की थी वो 22 फेब को रिलीज हो गई थी। मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है और स्टैंड ग्रेड 3 का है। इसके पहले 20 क्वेश्चन देखते हैं। पहले 20 क्वेश्चंस की तरफ को चलते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि आंसर को इरेज कर दिया करो, तो वो मैंने कर दिया है। आई होप अब उन्हें ठीक लगेगा पढ़ने में। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमने सारे आंसर जो हैं वो इरेज कर दिए। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम जो सॉल्यूशन कराएंगे उस पे ही आंसर हम टिक करेंगे, यहाँ पे इसको मिटाते हुए चलेंगे। जैसे कि नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट दी गई है, यानी कि एमपीज दिए हुए हैं और मेरे को डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, ये एमपी है, ये डिस्काउंट परसेंट है, एससी एसई। तो साड़ी का विक्रय मूल्य पूछा है, हमें पता है साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होता है। सेलिंग प्राइस जो होता है वो एमपी मार्केट प्राइस माइनस में डिस्काउंट होता है। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस 100% है, उसमें से मैं डिस्काउंट की परसेंट को तो घटा दूं तो मेरे को एसपी मिल जाएगा, एसपी की परसेंट मिल जाएगी। तो एसपी की परसेंट मेरी साड़ी की क्या होगी, साड़ी का मेरा एमपी तो 100 का 100 ही रहेगा। डिस्काउंट परसेंट देख लेते हैं, साड़ी पे डिस्काउंट जो है 15% का है। अगर साड़ी पे डिस्काउंट 15% का है, यानी कि उसका एसपी कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। 85% ऑफ एमपी। मेरे को यहाँ पे पता है एमपी जो है वो 2800 है। 2800 का 85% मेरे को चाहिए, तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ। 8×5 = 40, तो लास्ट में जीरो आएगा, लेकिन सारे ऑप्शनों में जीरो है। तो यहाँ पे हमें 28 × 85 करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं 85। 8×5 = 40, 4×5 = 10 और 8×2 = 64। 74, 74 और 4 78 का 8 लगा तो हासिल, 2 अंकों से निपट जाएगा, 2 अंकों से निपट जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 8×2 = 16 और 2 16 और 7 23, 2380 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 2380 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको मिटाना चाहूं तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा राइट आंसर जो है हमारा वो एक ही है। मेरे को लगता है ये तरीका भी अच्छा है। ठीक है, तो जिन्होंने भी सजेशन दिया था उनको थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, एक निश्चित ब्याज की, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये कम से कम 2 बार रिपीट हो चुका है। ये वाली जो वो है तालिका जो दी हुई है, इंडेक्स दी हुई है, ये कम से कम 3 बार रिपीट हो चुकी है और तीनों बार इस पे क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट में तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेशन अलग है। बस क्वेश्चन की फॉर्मेशन अलग है, आपका कॉन्सेप्ट सेम है। तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है मेरे को इसमें दिया क्या हुआ है, क्या पूछा है। अगर आपने 2-3 बार करा हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को यहाँ एमपी और छूट दी हुई है, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ को आ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार। अभी तक हमने जो 220 क्वेश्चन करे हैं उसमें लगभग 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, जैसे हमने पहले करा था वैसे ही करते हैं। 2 वर्षों का मेरे को साधारण ब्याज दिया हुआ है 600 रुपए। मतलब कि ये कह सकता हूँ कि मैं पहले साल उसे 300 रुपए ऐसा ही मिला होगा और दूसरे साल उसे 300 रुपए ऐसा ही मिला होगा। समान अवधि में समान समय के लिए ब्याज क्या होगा जब दर जो हो वो चक्रवृद्धि ब्याज पर हो। ठीक है, तो मेरे को पता है पहले साल जो सीआई होगा वो एसआई के बराबर ही मिलता है, यानी कि 300 ही मिलता है।
अगली साल सीआई तो मिलता ही मिलता है, जितना उसे सीआई मिला है, पिछली बार ब्याज मिला है, लेकिन जो ब्याज मिला है इसका और मिलेगा इसको। यहाँ पे प्लस हो जाएगा किसका, जो ब्याज मिला था उस पे 5% और ब्याज मिल जाएगा। ये जो 5% है ये पहले वाले प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में इंटरेस्ट पे और लगेगा जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होगी। तो प्रिंसिपल पे लग के तो हमारे 300 रुपए बनेंगे ही बनेंगे, इंटरेस्ट पे और लगा के देख लेते हैं कि इंटरेस्ट पे कितने मिल जाएंगे। इंटरेस्ट पे से 15 रुपए और मिल जाएंगे, 300 प्लस 15, यानी कि इसे टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे, 300 प्लस 315, यानी कि 615 रुपए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पिछले ही पेपर में रिपीट हुआ है, ये पिछले ही पेपर का रिपीट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका हमें पता है, इसका मुझे कराने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए कायदे से। तो इसका जो आंसर है हमारा 3504 होगा। आप पिछली वाली क्लास देखोगे उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो 10वीं या 11वीं क्लास में क्वेश्चन है, ये पिछली दो में से क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3504 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वैसे भी सिंपल बोर्ड मार्क्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, अगर आपको बोर्ड मार्क्स के कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये इजीली कर पाओगे, और पिछली वाली क्लासेस में मैंने करा भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ वो चलते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम लगाने की बात ही नहीं है इसमें, जरूरत ही नहीं। अब जो तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे, मैं बताता हूँ। निम्नलिखित पाई चार्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा अपने चरण 2 की परियोजनाओं के लिए एकत्रित किए जाने वाले धन के स्रोतों को दर्शाता है। ये स्रोत है, ये जो 27,850 की किसी स्रोत से है, 12,450 करोड़ किसी स्रोत से है, 5,260 करोड़ किसी स्रोत से है। ये अलग अलग स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, कितने स्रोत हैं, ये मेरे टोटल 1 2 3 4 5 स्रोत हैं। ठीक है, 5 स्रोत हैं जिनको ABCDE कलर डिफाइन यहाँ पे करा हुआ है हमको। ठीक है, पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। चरण 2 परियोजना के लिए NHAI द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले धन के स्रोत करोड़ों में है। मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं, इतने करोड़ उतने करोड़, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, करोड़ तो करोड़ से कट जाएगा। लगभग 21.4% धनराशि की व्यवस्था किसके माध्यम से हुई। टोटल धनराशि का 21.4% मेरे को किस धनराशि से मिला। ठीक है, ये मेरे को पूछा है। अब इसके लिए मेरे को धनराशि पता होनी चाहिए। अब धनराशि क्या होगी, धनराशि मेरे को इन सब का टोटल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इन सब का टोटल करके ही आपको धनराशि मिल पाएगी, क्योंकि इसने डिफाइन नहीं करा हुआ है। तो 27,850 एक स्रोत से मिले, 12,450 एक स्रोत से मिले, 5260 एक स्रोत से मिले, 4422 एक स्रोत से मिले, और 8,000 हमारे लास्ट वाले स्रोत से मिले, 8,000 करोड़। कर लेते हैं, 2 5 और 5 10, 16 और 2 18 का 8 लगा, एक हासिल, 8 और 1 9, 9 और 4 13, और 2 15 और 4 19 का 9, एक हासिल, 7 8 9 10 15 19, 19 और 8 2 हासिल, 2 3 और 1 5, यानी कि मेरा पास टोटल जो धन आया वो इतना आया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ ना ऑप्शन ना थोड़े दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 8,000 है, 4422 है, यहाँ पे भी लगभग 1,000 का गैप है, यहाँ पे लगभग 5,000 का गैप है, यहाँ पे लगभग 17-18 हजार का गैप है। तो मैं इसको अप्रोक्स मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन ने भी अप्रोक्स ही पूछा है, लगभग 21.4%। तो मैं इसको 982 की जगह मैं इसको लिख लेता हूं कि ये 57,000 करोड़ है। ठीक है, 57,000 करोड़ है। इससे मेरा क्या फायदा होगा, मेरे पॉइंट्स कट जाएंगे, यानी कि मेरी जो जीरो आएगी ना परसेंटेज वाली, वो कट हो जाएगी। तो 57,000 करोड़ का 21.4% पूछा है मेरे से, तो मैं बटे में 100 डाल देता हूँ। एक 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट वाली जीरो से ये जीरो खत्म, तो मेरे को यहाँ पे 214 मल्टीप्लाई में 57 निकालना है। 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 कम 7 और 2 9, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई में 5 चौक 20, 2 5 कम 5 7, 5 दूनी 10, ये हमारा कितना आ गया 8, ये 9 7 और 4 11 का 1, एक हासिल, 2 12198 के आसपास जो भी हमारा ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने एक कम काउंट करा था, तो 12,198 से प्लस ही होगा, वो होगा जो, और 12,198 से प्लस मेरे को एक ही यहाँ पे नंबर दिख रहा है, वो है ये वाला। और ये वाला जो नंबर है वो मेरा कलर कौन सा होगा, इस वाले के बराबर में, बी के बराबर में ए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा, क्योंकि लगभग में पूछा था तो मैं लगभग में इस तरीके से निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो डिजिट्स थी बहुत ऊपर नीचे थी। एग्जैक्ट निकाल नहीं पाओगे, एग्जैक्ट वैसे भी नहीं निकलेगा क्योंकि आंसर ने लगभग पूछा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, और इसको हम अगर हटाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा रिपीटेड है, बस इसमें टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसको मैं नहीं, इरेज क्या करना है, कुछ नहीं इरेज करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है जब इरेज इरेज का सिस्टम आ जाता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आप देखेंगे जीसीडी। जीसीडी कुछ नहीं होता, जीसीडी का मतलब होता है एससीएफई। जीसीडी होता है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या डिवाइजर बोल लो, सब वो सबसे बड़ी संख्या जो संख्याओं को काट सके, और यही एससीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो सब संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो जो तीनों में मल्टीप्लाई होगी, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और जीसीडी जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेरे को कुछ नहीं दिया हुआ, मेरे को इसने एससीएफ ही दिया हुआ है। एससीएफ दिया हुआ तो मेरे को एक बात तो पता है, ये तो मेरी हर पेपर में पता चलती है मेरे को कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं देख लेता हूँ क्या पता ये इसी पे क्वेश्चन हो, पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या। मेरे को यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है, एचसीएफ ये बोला हुआ है, जीसीडी बोला हुआ है तो ये मेरे को दिया हुआ है। क्या मेरे को पहली दूसरी संख्या में से कोई संख्या दी हुई है? नहीं दी हुई है, लेकिन मेरे को संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मैं संख्याओं को 1x और 5x मान सकता हूँ। 1x और 5x मान सकता हूं, तो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ। एलसीएम कितना हो गया हमारा 105, मल्टीप्लाई में जीसीडी या एचसीएफ कितना हो गया हमारा 21 इज इक्वल टू, पहली संख्या को मैंने 1x मान लिया, दूसरी संख्या को मैंने 5x मान लिया। 5 से जब मैंने इसको काटा तो ये 21 आ गया। अगर मैं इसको आगे फर्दर देखूं तो मेरे को यहाँ से पता चलता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 21 मल्टीप्लाई में 21 आ गई। यानी कि अगर मैं और बात करूं तो मेरे को यहाँ से पता चलता है कि जो मेरा x की वैल्यू आ गई वो मेरी 21 आ गई। अब मेरे से उसने दोनों में से सबसे बड़ी संख्या पूछी, यानी कि मेरे से 5x की वैल्यू पूछी है, तो 5x को मैं क्या बोल सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई में 21, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है 21 आई है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 105 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इरेज करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। आखिरी अगला जो क्वेश्चन है वो सरलीकरण का क्वेश्चन है। आपकी स्पीड तेज है तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं है तो स्पीड तेज कर लो क्योंकि जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, जैसे कि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 1 प्लस में 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/24, मेरे को इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, इस 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 24 का। मेरे को इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा मेरे को पता है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, इन सब का एलसीएम 24 ही आएगा, क्योंकि 24 ही सबसे बड़ा और 24 सबसे कट भी रहा है। ठीक है, तो इस एक के नीचे जब कुछ नहीं है तो इसके एक के नीचे एक होता है। अगर मैं यहाँ से एलसीएम से काटना स्टार्ट करूं तो 24 एकम 24 और मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो ये कितना आ जाएगा 24, प्लस में 2 से ये 12 बार कटेगा, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, 3 से ये 8 बार कटेगा और 8 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 8, 4 से ये 6 बार कटेगा, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 6, 6 से ये 4 बार कटेगा, 6 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4, 24 से एक बार कटेगा तो यहाँ पे ये आएगा 1। ठीक है, बस इतना सा सॉल्यूशन करना था इसका। तो देख लेते हैं 4 5 6 5 11 19 20 21 31, 31 प्लस में 24 कितने हो गए हमारे 35, 35 और 55, यानी कि 55 अपॉन में हमारा 24 आंसर आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से तो मुझे कोई आंसर नहीं दिया हुआ, इस तरीके से मुझे कोई आंसर नहीं दिया हुआ तो मैंने को कट डाउन कर लेता हूं, तो मेरे को पता चलेगा 24 दूनी 48, और 48 के बाद तो नहीं कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 2 के बाद ना सिर्फ एक ही अंक में पॉइंट है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो 5.5 नहीं हो सकता, 12 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 24 का कोई मतलब नहीं है, तो मेरा राइट आंसर बिना काटे ही यहाँ पे 2.3 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैं मिटा के देख लेता हूँ क्या मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट है, बिल्कुल सही बात है। तो हमको यहाँ पे थोड़ी सी टाइम बचाने वाली अप्रोच से पूरा काटने के बजाय यहाँ पे ऑप्शंस को भी देख के चलना पड़ता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा अब तो।
तो ऑप्शंस नहीं है तो आपको करने में भी मजा आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। नॉर्मल सा एवरेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको इन सबको प्लस करके कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर का टोटल अपॉन में 5 करोगे तो आपका यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। या फिर हम इसमें कोई स्मार्ट अप्रोच अपना सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड है, ये भी चौथी बार देख रहा हूँ। ठीक है, ये 220 क्वेश्चंस में से अभी तक चौथी बार ये आ चुका है मेरे सामने। बिल्कुल सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से 8 की तरफ को चलते हैं। 8 वाला क्वेश्चन 9वीं या 10वीं क्लास में ही है, 9वीं या 10वीं क्लास में ही ये क्वेश्चन आया था और हमने इसको डिटेल में करा था। हमने डिटेल में क्या करा था, जब हमारा वेतन एक बार बढ़ाया जाए और एक बार घटाया जाए तो हम इसे a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बाई 100 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सदाबहार। ठीक है, सदाबहार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसमें डालूंगा तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार और। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी बार है तो तीसरी बार है टोटल जॉब की बार जो है। तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह मैं डालूंगा, पहले 20% कम करा गया यानी कि -24%, पुनः घटी हुई मजदूरी में +24% करा गया, बढ़ोतरी की गई। तो मैं यहाँ पे a प्लस बी को डाल देता हूँ, -24% प्लस में प्लस का 24% प्लस माइनस जो भी अंदर से निकले 24 माइनस का मल्टीप्लाई 24 प्लस का अपोन में 100। अब ये प्लस माइनस वाले खत्म हो गए तो मेरे को ये बचा खाली। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गया, हमें पता है 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 माइनस का अपोन में 100 आएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और जब मैं इसमें पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा माइनस का 5.76%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हम मिटा के देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये सरलीकरण का क्वेश्चन हमारे पास सामने दूसरी बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं या वो करने की जरूरत नहीं, मेरे को इसका आंसर याद है 26-28 होता है। ठीक है, तो आप इसे होमवर्क में कर लीजिए, सिंपल सा बोर्ड मार्क्स पे ऊपर क्वेश्चन है तो इसे आप होमवर्क में रख लीजिए। ठीक है, करके अगर कमेंट करना चाहें तो इच्छा है, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है। 26-28 ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाली जो हमारी वो है क्या बोलते हैं इसे, नीचे जो ये तालिका दी हुई है, ये तालिका हमारी 5वीं बार आ रही है, चौथी बार आ रही है, चौथी बार ये तालिका आ रही है। और इस तालिका पे तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट तो सेम है, मेरे को तालिका तो सेम मिल रही है। तो मैंने जितना नोटिस करा है, जो तालिकाओं वाले क्वेश्चन है तो तालिका तो उसमें सेम आती है, लेकिन उसके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। क्वेश्चन सेम नहीं आता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंटरचेंज होता है। जैसे इस बार क्या पूछा है इसने, मेरे को निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। नीचे की दी गई तालिका 3 अलग अलग बीमा पॉलिसियों में नेहा स्नेहा के निवेश को दर्शाती है। एक स्नेहा का निवेश है, एक नेहा का निवेश है। सीधा बोल के उल्टा लिख दिया, देखो नेहा पहले बोला, स्नेहा पहले लिख दिया, स्नेहा बाद में बोला, स्नेहा पहले लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि ELSS यानी कि तीसरी वाली में प्रिया का निवेश प्रिया कहाँ है, वेयर इज प्रिया, वेयर इज प्रिया, प्रिया है ही नहीं, प्रिया तो क्वेश्चन में है ही नहीं। मैं निवेश स्नेहा के निवेश का 50% है, तो अगर मैं इसको नेहा मान लेता हूँ, चलो प्रिया की जगह मैं इसको नेहा बोल देता हूँ कि ये नेहा की बात कर रहा है प्रिया की जगह, ये इंग्लिश में ठीक होगा जहां तक ये क्वेश्चन। ठीक है ना, 50%। तो ELSS में प्रिया का कुल निवेश बताओ। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। थर्ड उसने वो ले लिया, इसने एक थर्ड बंदा ले लिया जिससे कि उसने स्नेहा का कंपैरिजन कर दिया। उसने कहा कि ELSS में प्रिया का निवेश NPS और LIC में, NPS और LIC में स्नेहा का निवेश, NPS और LIC में स्नेहा का निवेश कितना है
30500 और 25500। मेरे को यहाँ से टोटल मिला स्नेहा का निवेश जो है वो कितना हुआ, 000 और 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56,000 मेरे को यहाँ से स्नेहा का एनपीएस का और एलआईसी का निवेश मिल गया। ये औसत निवेश का 50% है। ये औसत निवेश का यानी कि डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 23,000 का 50% है, यानी कि प्रिया की बात कर रहा है तो मैं यहाँ से इसको कट डाउन कर लेता हूँ। तो मेरे को प्रिया का निवेश मिल गया यहाँ पे 0 5 या 15 का 5, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,500। एक सेकेंड, 5 या 15 का 5, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। तो ELSS में प्रिया का कुल निवेश कितना है? ELSS में प्रिया का कुल निवेश कितना है? क्या मैं इसको ठीक कर रहा हूं? क्या मैं इसे दोबारा एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऑप्शन तो नहीं दिख रहे। दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। यदि ELSS में प्रिया का निवेश एनपीएस और एलआईसी में स्नेहा के औसत निवेश का औसत निवेश डिवाइडेड बाय 2 ही होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 अट्ठे 16, ये 28 होगा। ये तो गड़बड़ होती है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन की गड़बड़ और पूरा क्वेश्चन खराब, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। मेरे को यहाँ से डिवाइडेड बाय 2 करके पता चला कि ये जो है 28,000 होगा। 28,000 होगा तो प्रिया का कितना होगा? प्रिया का इनके औसत यानी कि 28,000 का 50% होगा। तो 2 से ये 14,000, और यही मेरे को बताया उसने कि ELSS का निवेश कितना है, कुल निवेश कितना हो गया 14,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट सेम, तालिका सेम, लेकिन क्वेश्चन अलग। पहले क्या पूछा था उसने, पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें स्नेहा और नेहा का कुछ कुछ करके पूछा था। इस बार इन्होंने तीसरा एक बंदा प्रिया और ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। तो ऑप्शंस मिटा के देख लेते हैं कि हमारा पहला नंबर सही है। पहला नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो हमारा 14,000 हो गया प्रिया का ELSS में कुल निवेश। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को चलते हैं। 5 आदमी, ये पिछले पेपर में भी सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था। 15 तारीख वाली दूसरी शिफ्ट जो हम कर रहे थे उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था। 2.5 किलोग्राम बढ़ गया 5 आदमियों पे। हमने बोला था अगर 5 पे 2.5 किलोग्राम बढ़ गया यानी कि टोटल कितना बढ़ गया? टोटल हमारा 12.5 kg बढ़ गया। टोटल बंदों पे 12.5 kg बढ़ गया। कब बढ़ गया? जब 42 किलो का बंदा गया। और अगर ये प्लस हुआ है तो ये 42 से ज्यादा का आया होगा, 42 प्लस का आया होगा कहीं ना कहीं। कितना प्लस का आया होगा? 12.5 प्लस का आया होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 454.5 kg हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इरेज करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। बार बार उनका कॉन्सेप्ट करा के किसी का टाइम वेस्ट करने की मेरी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है। जितना दे सकता हूं मैं उतना, जितना समय मैं यहाँ पे मांग रहा हूँ उतने समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ाऊंगा। बार बार बेसिक से मैं नहीं करा सकता। आपको अगर बेसिक से पूछना है, करना है, तो या तो पिछली वीडियोस देख लो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में जुड़ के वहां पे क्वेश्चन मेरे से पूछ लो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको टेलीग्राम में वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा बेसिक वाला। वीडियो में नहीं हो पाएगा कि हर बंदे का टाइम वेस्ट नहीं हो सकता ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी, क्योंकि 2024 के पेपर एक आध महीने में ही होने वाले, तो किसी का टाइम खराब करने की मेरी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने करा हुआ है। ये 9वीं क्लास में आया था, उससे पहले भी एक पीजीटी के पेपर में आया हुआ है। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है 964 है। सबसे छोटी संख्या बताओ। मेरे को पता है अगर इनका सम का योग जो है 964 है, तो मैं इनका अगर औसत निकालूं तो मेरे को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या के बीच में यहाँ पे कहीं मिलेगा वो। इनका एवरेज जो है मेरे को यहाँ पे मिलेगा। तो मैं अगर इनको 4 से काटूं तो मेरे को यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो कितनी होगी? 4 दूनी 8, 1, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 241। तो इससे पहली संख्या कितनी होगी? 240। ये वाली दूसरे नंबर की संख्या होगी, तो पहले नंबर की कितनी होगी? 238, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो एक बार चेक कर लेते हैं। बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 5वीं बार है। ये क्वेश्चन 5वीं बार है, मतलब नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन दूसरी बार है। ये क्वेश्चन, हाँ मैं दूसरी बार देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को तो करना बिल्कुल बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल बनता है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मेरे को बोला उसने क्वेश्चन ने ए का 34%, बी के 45% का औसत, मतलब इस इक्वेशन का औसत जो है ए और बी के अंतर के 5वें भाग के बराबर है। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं जैसे जैसे बोला है। मेरे को उसने बोला कि ए का 34% को अगर मैं हटाऊंगा तो बटे में 100, और क्योंकि मेरे को औसत निकालना तो जोड़ना पड़ेगा, तो बी का 45/100 का औसत, का औसत 2 से डिवाइड कर दिया, दो संख्या है दी। किसके बराबर है, उसने बराबर बोला है, बराबर बोला है किसके, ए और बी के अंतर के, ए माइनस बी ए माइनस बी अंतर के 3/5 भाग के, 3/5 लिख दिया। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे को इन दोनों के नीचे 100 मिलेगा, ऊपर ले जाके 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा 34a प्लस में 45 ऑफ बी बटे में 200 बराबर में ए माइनस बी का 3/5। 5 से कट हो जाएगा कितनी बार, 40 टाइम्स, 40 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मेरे को यहां से क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 34a प्लस में 45 ऑफ बी इज इक्वल टू 4 दिया 12, 120 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 120a प्लस का, 120a प्लस का माइनस में 120b। ठीक बात है। अब बी को एक तरफ ले आते हैं, एक ए को एक तरफ ले आते हैं, तो मेरा ये माइनस का भी है तो मैं उसको उधर लेके चला जाता हूँ तो मेरे को मिलेगा 165b। 120 इधर का है तो इधर लेके आ जाऊंगा तो मेरे को यहां से मिलेगा 86 ऑफ ए इज इक्वल टू 165 ऑफ बी। ठीक है, यहां से मैं अगर कट डाउन करना चाहूं तो किससे कटेगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, नहीं कट रहा है किसी से भी, किसी से भी नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है तो नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं। ठीक है, नहीं काटते हैं, तो ये आ गया मेरा यहां से मैं अभी रेशो ले सकता हूँ, यहां से मैं रेशो ले सकता हूँ, यहां से मेरे को रेशो में पता चलेगा कि ए और बी का जो अनुपात है, ए की वैल्यू ये वाली हो जाएगी और बी की वैल्यू ये वाली हो जाएगी जो ए के साथ है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 165, बी की वैल्यू कितनी होगी 86। अब मेरे से क्वेश्चन ने ये पूछा ए के प्रतिशत के रूप में बी का मान ज्ञात कीजिए। बी का जो मान है वो 86 है, और अगर मैं ए का प्रतिशत निकल ए के प्रतिशत के रूप में इंडिकेट करना चाहता हूं तो मेरे को ए की वैल्यू नीचे रखनी पड़ेगी और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई शो करना पड़ेगा। तो मैं 5 से काटता हूं तो ये 20 बार, और 5 से 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 3 3, और किसी से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। तो 86 दूनी 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1720 अपॉन में 33। क्या फिर कटेगा, नहीं कटेगा, तो मैं 33 से काट लेता हूँ। 3 पंजे 15, 50 के ऊपर आएगा, 50 के ऊपर दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं मेरे को, और 6 दूनी 12, 36 18, 60 से नीचे आएगा। तो मेरे को यहाँ दिख गया कि 50 के ऊपर तो यही वाला ऑप्शन है, तो मेरा यही वाला राइट होगा, क्योंकि 60 के ऊपर तो जाएगा नहीं, 3 6 18 यानी कि 1800 से ऊपर हो जाएगा, तो वो होगा नहीं। तो मेरे ये बाकी सब ऑप्शन कट हो जाएंगे, मेरे को आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में अपनी जिंदगी में कैलकुलेशन नहीं बढ़ाई जाए तो ही बेहतर है। ये थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच आपको एग्जाम में अपनानी पड़ेगी अगर आपको टाइम बचाना है तो, लेकिन वो तभी हो पाएगी जब आपकी कैलकुलेशंस वगैरह एकदम आपको पता हो कि हाँ मैं भरोसे पे हूँ, यही कैलकुलेशन बनेगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, देख लो, तुक्का नहीं है इसमें, इसमें तुक्का नहीं है। इकाई के अंक से, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो पहले अंक से आप अंदाजा लगा सकते हो, उससे अपना टाइम बचा सकते हो, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने पहली बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। 60 एवोकाडो का विक्रय मूल्य 42 एवोकाडो के लागत मूल्य के बराबर है। मेरे को बोला 60 का जो एसपी है, मैं जैसे जैसे बोला वैसे लिख रहा हूं, 60 का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो इक्वल है किसके, 42 सीपी के। ठीक है, प्राप्त लाभ यहाँ नहीं बताओ, मेरे को नहीं पता अभी तक क्या हुआ। तो मैं अगर यहाँ से कट डाउन करना स्टार्ट करूं तो मेरे को यहाँ से मिलता है
6/2 यानी कि 10 ऑफ SP इज इक्वल टू 7 ऑफ CP के। अब मेरे को पता है मैं तो यहाँ से अनुपात भी निकाल सकता हूँ, तो मैंने CP और SP का अनुपात बोल दिया, CP और SP का अनुपात बोल दिया। CP की वैल्यू कितनी हो गई 10, SP की वैल्यू कितनी हो गई 7। 10 में चीज खरीदी थी, 7 में बेच दी, यानी कि मेरे को यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से 3 का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। और मेरे से परसेंटेज में पूछा हुआ है, सारे ऑप्शन परसेंटेज में। पहली बात तो लाभ वाले ऑप्शन कट गए, आपके दिमाग में यही आ जानी चाहिए, लाभ वाले ऑप्शन कट गए, लेकिन मेरे को निकालना तो पड़ेगा ही। तो मेरे को पता चला कि 3 का तो हुआ लॉस हुआ, और CP अगर 10 था तो परसेंटेज में कितना बनेगा, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो -30% बनेगा। -30% का क्या मतलब है, -30% का मतलब है कि लॉस हुआ, और लॉस हुआ यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन पहली बार आया है, अभी तक जो मैंने 11 क्लास कराई है उसमें पहली बार आया, ऐसा नहीं DSS में पहली बार आया। ठीक है, तो मेरी जो 11 क्लास की जर्नी थी उसमें ये पहली बार आया था, तो मैंने इसको प्रॉपर खोल के समझा दिया। बाकी क्वेश्चन जो मैं नहीं प्रॉपर खोल के समझा रहा हूं ऊपर, वो आपको कहीं ना किसी क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें से पूछ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 30% जो लॉस है वो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, 28,600 रुपए की राशि, 28,600 रुपए की राशि 6.2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के लिए उधार ली गई। 10 वर्षों के लिए उधार ली गई, किस पे, साधारण ब्याज पे। परसेंटेज भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। 10 साल के बाद राशि पूछी है उसने, 10 साल के बाद राशि पूछी है, राशि निकाल दो, सिंपल सा है। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो मैं इंटरेस्ट इससे निकाल सकता हूँ, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और मैं राशि की बात करूं, यहाँ पे कीवर्ड जो है वो राशि है, तो अमाउंट क्या होगा हमारा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल और जितना इस इक्वेशन से इंटरेस्ट आएगा प्लस में इंटरेस्ट, ये। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रखो, मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। यहाँ से इंटरेस्ट निकालो और प्रिंसिपल में उसको ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पिन करके बताओगे, मैं इसके ऑप्शंस भी नहीं हटा रहा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं बताऊंगा सही है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि 14,600 रुपए 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 14,600 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल है, मैं निकाल सकता हूं, मेरे को पता है 10% को मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रैक्शंस की वैल्यू में, कि 10/100, परसेंट हटाऊंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि 1/10। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है तो प्लस होगा, यानी कि हर साल 11/10 होगा। 2 साल की बात कर रहा है तो मैं यहीं पे इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यहीं पे इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मिलेगा 121/100। 100 तो इसमें प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल घटा दूं तो मेरे को खाली इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा कितना, 21 का। जब प्रिंसिपल 100 होगा, 100 तो मेरा प्रिंसिपल नहीं है, तो मेरे को पता है कि 14,600 की जो वैल्यू है मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 100 है, इसके हिसाब से 14,600 है। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट 21 है, उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, 21 की मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहाँ से ये कट होगा, तो मेरे को क्या पता चलेगा कि 6 एकम 6 आएगा लास्ट में, 6 एकम 6 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में मेरे को 6 दिख रहा है, तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3066। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके एक बार दिखा देता हूँ। 146 मल्टीप्लाई में 21, 641, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, कितना आ गया 3066 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ये रेस करके दिखा देता हूँ, वैसे भी ये ग्रीन बना हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ग्रीन नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ग्रीन है, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। कोशिश करूंगा टाइम लगा सकूं, टाइम निकाल सकूं या किसी को दे सकूं, जिससे कि ये पीपीटीज में क्रिएट हो पाए आगे से फर्दर, अभी तो नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन 17 हमारा लगभग 5 बार रिपीट हो चुका है, 11 सेटों में से 5 बार, 4 बार रिपीट, 3-4 बार रिपीट तो हो ही चुका है। ये 3 से 4 टाइम्स का रिपीटेशन आ चुका है इस क्वेश्चन का, तो हम इसको फटाफट निपटाएंगे। हमको पता 3 सालों में जो है ब्याज
धनराशि जो है वो 9790 हो रही है, 2 सालों में 8900 हो रही है। भाई 2 सालों में अगर अमाउंट की मैं बात करूं तो वो 8900 हो रहा है, और 3 सालों में अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो वो 9720 हो रहा है। अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है कि जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है हमारा इक्वल टू जो पिछला प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है वही हमारा अगले साल के लिए क्या बनता है, अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है हमारा 8900, यानी कि इसका प्रिंसिपल तो 8900 होगा, 8900 होगा, यानी कि मेरे को सिर्फ यहाँ से कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें ऐड हुआ होगा। तो मेरे को अगर यहाँ पे मैं अंतर लूंगा तो मेरा आएगा अंतर 890 रुपीज। 890 रुपीज यहाँ पे मेरा सिर्फ CI है। अगर 890 CI है, 890 CI है और 8900 पे लगा है, तो मैं यहाँ से परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ से परसेंटेज कितनी पता चलेगी कि उस पे सिर्फ 10% पर ईयर का, पर एनम का ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ से ये आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 1। और अगर मैं ऑप्शंस को इरेज करके देखूं तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे राइट आंसर है। तो हमारा एक क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो सकता है। 3-4 बार हो चुका है तो मैंने थोड़ा सा समझाने में कंजूसी करी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन में क्या है। देखो कुछ लोग हैं मैंने यूट्यूब पे देखे, वो सिंप्लीफिकेशन को ऐसा पढ़ाते हैं पता नहीं कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। भाई साहब ये तो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपने बोर्ड मास अच्छे से पढ़ा है और 300-400 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो आपका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अच्छा हो पाएगा। लेकिन ये तो आपको खुद ही प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसमें कॉन्सेप्ट था कि जो 2 साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। अब इससे मेरे को समझाना पड़ेगा, ये मेरे को बताना पड़ेगा कि प्रिंसिपल प्लस में CI होगा, इसका जो प्रिंसिपल होगा वो इसके पिछले साल वाले अमाउंट के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में मैं क्या बताऊं, ब्रैकेट हटा लो, ये गुणा होता है, इसका मतलब गुणा होता है, ये बताऊं, मतलब इसका तो कोई औचित्य नहीं है ना। तो आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन लगा लेने चाहिए, मेरे हिसाब से खुद ही लगा लेने चाहिए 100-200 के आसपास। कोई भी SSC का प्रीवियस ईयर पकड़ लो, क्योंकि इनका तो मिलता नहीं है। या फिर एक संदीप खरब सर का चैनल है, उसमें अगर सरलीकरण की PDF पढ़ी हो तो वहां से कर लो, बेस्ट है। मेरे को ज्यादा इसका कोई बेनिफिट लगता नहीं किसी को होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, ये आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप के डाउट जो ग्रुप है उसमें मैं इसको डालूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, एक निश्चित स्कूल में 37% छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के हैं। 37% छात्र 10 वर्ष से कम उम्र के हैं। ठीक है, अगली लाइन में उसने कहा कि 10 वर्ष से अधिक आयु के, यानी कि 10 प्लस की बात कर रहा है और एक जगह 10 माइनस की बात कर रहा है। अधिक वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु, यानी कि प्रॉपर 10 वर्ष की बात कर रहा है। हमें को 3 चीजें इसने दे दी, एक तो -10 ईयर, एक +10 ईयर, एक 10 ईयर। ठीक है, एक 10 से कम, एक 10 से ज्यादा और एक 10 की आयु के छात्रों की संख्या का 1/2 है। ठीक है, जो कि 42 है। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 1/2 है, जो कि 42 है। यानी कि इसकी बात कर रहा है कि ये 42 है। ठीक है, ये 42 है। मेरे को क्वेश्चन ने बोला, अब मैं क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करता हूं कि एक तो मेरे को 10 माइनस की परसेंटेज दी है, मेरे को बोला है कि ये तो 37% है। बाकी बचे हुए कितने हैं, बाकी बचे हुए कितने हैं, यार क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दी, 37। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 37%। अगर मैं सेकेंडरी पेन लेके इसको लिखना स्टार्ट करूं, मेरे को बाकी दोनों क्या बचे, मेरे को बचा एक 10 और एक 10 प्लस। मेरे को इसने बोला कि जो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या है वो 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 1/2 यानी कि आधी है। अगर 10 वर्ष की आयु की संख्या 2 है तो इसकी 1 होगी। मेरे को इन दोनों का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। मेरे को 10 और 10 प्लस का रेशो दिया हुआ है। ये फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समझाने के लिए
कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या यानी कि 10 प्लस की जो संख्या है वो 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 1/2 है। यानी कि जो 10 वर्ष के एग्जैक्ट हैं उनका 1/2 है। ठीक है, इसको नंबर ना मान के 10वीं क्लास समझो। ठीक है, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो मेरे को ये मिलेगा 10 प्लस इज इक्वल टू 10 के। तो मेरे को पता चलेगा यहाँ से 10वीं क्लास के छात्र अगर 2 हैं तो 10 प्लस 1 के छात्र, क्योंकि किसी के मल्टीपल में कुछ नहीं होता तो अपने आप में 1 तो होता ही होता है, तो 10 प्लस के कितने 1 है। बस मैंने वही चीज यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख दी है। लेकिन मेरे को परसेंटेज के हिसाब से पता है कि टोटल छात्र जो है वो 100% होने चाहिए। 37 यहाँ पे है तो मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि कितने छात्र हैं, यहाँ से बाकी बचे हुए छात्र 63 हैं। 63 की वैल्यू जो है वो ऐसे इस तरीके से डिफरेंट वो है, बाइफरकेट है कि 10 वाले जो है वो 2 हैं और 10 प्लस वाला 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल 3 है। मेरे हिसाब से अनुपात के हिसाब से वैल्यू 3 है, जिसकी वैल्यू 63% है। तो मैं 1 की वैल्यू बोल सकता हूँ 21% है। अगर 1 की वैल्यू 21% है तो ये 21 और ये मेरा 42 और ये मेरा नंबर्स में 42%। ठीक है, अब मेरे को सवाल ने क्या बोला है, मैं इसको ले लेते हैं जरा। अब मेरे को सवाल ने बोला है जो कि 42 है, 10 प्लस जो है उनके बारे में उसने बोल दिया 42 है। मेरे को दिख रहा है कि 42% है, यानी कि मेरे को क्वेश्चन ने जो है वैल्यू मेरे को बोली है 42% जो है वो 42 है। तो 100% कितने होंगे, मैंने पहले भी निकाला हुआ है, पहले भी कराया हुआ है। 42 अपॉन में 42%, परसेंट को हटाने के लिए ऊपर 100, 42 से 42 डिवाइड, तो ये कितना आ गया हमारा, टोटल आंसर हमारा आ गया 100। 100 हमारा ऑप्शन नंबर कितने में, डी में है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 100। तो अगर मैं इसको इरेज करके देखना चाहूँ क्या हमारा सही है, बिल्कुल हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने 2-3 पेन से इसलिए अलग अलग लिखा है क्योंकि ये अलग अलग चीजें थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पिछले सेट का पहला क्वेश्चन था। पिछले सेट का पहला क्वेश्चन था और क्या मुझे इसे कराने की जरूरत है, चलो मैं कराया। तो अगर मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये अंडर रूट से बाहर निकल के, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है तो ये आएगा 0.04। अगर मैं इसको अंडर रूट से निकालूंगा तो ये 12 का स्क्वायर है तो ये आएगा 0.12। दो के सेट पे निकलेगा, 2 के सेट पे 1 अंक निकलेगा, 2 के सेट पे 1 अंक निकलेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा 0.09। स्क्वायर है तो अंक 1 थे तो दुगने हो जाएंगे और 0.19 तो 0.19 है ही। तो सबसे बड़ा मेरे से पूछा है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 4 तो 12 से ही छोटा है और 12 9 से तो बड़ा है लेकिन 19 से छोटा है। तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उस वाले सेट में ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था, यानी कि ये 0.19 जो था वो ऊपर लिखा था। कॉन्सेप्ट भी सेम था और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था। मिटा के देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, 100 की फैमिली हम हो चुके हैं, 100 लोग अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बेनिफिशियल तो लग रहा है कि 100 लोग जुड़े हैं आके। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए एक और सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा 15 तारीख के आसपास। 15 तारीख के आसपास आपको यहाँ पे एक और सीरीज मैथ की देखने को मिलेगी और 15 तारीख के आसपास ही आपका जो जीएस का चैनल है वो भी आपका फ्लो में आएगा। उससे पहले वो फ्लो में आ नहीं पाएगा क्योंकि मुझे भी थोड़े से काम अटके हुए हैं। बाकी आप लोगों से कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।